ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी श्री राम भक्त हनुमान मंगल देव तथा बजरंग बली के स्वामी श्री राम की आराधना कर। इष्ट देव का ध्यान धर। गुरुजनों को नमन कर। उनसे प्राप्त आशीष कर। अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। दैनिक पंचांग की प्रस्तुति नित्य 5 भागों में हुआ करती है और पहले भाग का लघु रूप जो आपके सुझाव के अनुरूप है वह अलग से प्रस्तुति की जा रही है। दैनिक पंचांग में जाने के पूर्व हम ये बताते चलें कि अपने गुरुजनों के आशीष और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से हमने जो जो विषय यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं ज्योतिष के और विभिन्न उनके अंगों के, उसमें शिक्षा ग्रहण की है और उनके अथक सहयोग से और मार्गदर्शन से हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। उनके मार्गदर्शन से हमने अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका से हमें आजीवन सदस्यता दिल्ली चैप्टर द्वारा मिला है और उन्हीं के सुझाव के अनुसार वरुण एस्ट्रो सेंटर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। और इन विषयों पर जो डिस्प्ले हो रहा है हम कंसल्टेशन दिया करते हैं, साथ ही साथ शिक्षा भी देने का प्रावधान। तो चलिए चलते हैं दैनिक पंचांग। जय गुरुदेव। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त का एक माध्यम है, जबकि यह कहीं उससे बढ़कर है। पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है। यह केवल शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु हमारे हम सब व्यक्ति के निर्णय क्षमता को पंचांग सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सब के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग की अहम भूमिका, क्योंकि शुभ और शुभ मुहूर्त अब जानने का माध्यम नहीं है, क्योंकि हम समझ गए कि यह व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति और समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच में यह प्रस्तुति, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 3 जून 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:37 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:37 PM। दिशा शुल उत्तर है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े, बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा को सुख में सुरता लाए। पंचांग के पांचों अंक: दिन वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 9:56 तक अष्टमी, उसके बाद नवमी, नक्षत्र देर रात्रि 0:58 तक यानी मध्य रात्रि तक पूर्वा फाल्गुनी और तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी। योग प्रातः 8:09 तक हर्षण, उसके बाद वज्र,
और करण प्रातः 9:10 तक विष्टि भद्रा, उसके बाद रात्रि के 9:56 तक बौ, और फिर बालो। तो ये रहे पंचांग के पांचों। भोलेनाथ को नमन कर भोलेनाथ का वास आज देखते हैं और सुबह तक कैसी है यह जानते हैं। जय जय भोलेनाथ। आज जब तक षष्ठमी तिथि है, भोलेनाथ का वास शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात वे गौरी, जब नवमी होता है तो गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि सुखप्रद है। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:14 दिन तक। अमृत काल संध्या 6:02 से रात्रि के 7:46 तक। रवि योग देर रात्रि या मध्य रात्रि कहें, 0:58 से 4:58 तक, यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:04 से 2:59 तक। गोधूली बेला संध्या 6:36 से 6:57 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:13 से 4:55 तक। गुलिक काल दिन के 11:41 से 1:30 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 8:23 से 10:05 तक। वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 7:36 से 9:21 प्रातः तक। और भद्रा प्रातः 4:58 से 9:10। तो ये गंडमूल और पंचक आज नहीं है। और आज बताते चले कि भद्रा का वास आज मृत्यु लोक में है, जो कि अशुभ है। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक, सॉरी, महत्वपूर्ण मुहूर्त। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर। चंद्रदेव सिंह राशि में विराजमान है, आज उनका राशि परिवर्तन नहीं है। और शेष सभी ग्रह अपने पूर्ववत की राशियों में, यानी सूर्यदेव वृषभ में, मंगल देव कर्क में नीच बनकर, बुध देव अभी भी अस्त हैं वृषभ में, बृहस्पति देव मिथुन में, शुक्र देव मेष में, शनि देव मीन में, राहु देव कुंभ में, और केतु देव सिंह। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह। शुक्र और सूर्य देव की राशियों में 2 ग्रह हैं, और शेष ग्रहों की राशियों में 1 ग्रह। ग्रह और नक्षत्र का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 1 ग्रह शनिदेव। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। यदि नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और राहु को छोड़कर से सभी ग्रहों के नक्षत्र में 1 1 ग्रह। इस प्रकार ये दैनिक पंचांग का पहला भाग। हम आपको ले चलते हैं मासिक कैलेंडर ग्रहों के गोचर। 2025 में बुध देव 6 जून को गोचर करेंगे, मंगल देव 7 जून को, सूर्य देव 15 जून को, बुध देव 22 जून को, और शुक्र देव फिर 29 जून। तो इस तरह से ग्रहों का गोचर की तालिका जून मास का। अस्त ग्रह कब होंगे तो बुध देव 17 मई से अस्थायी हैं, 8 जून तक रहेंगे। बृहस्पति देव 12 जून को अस्त होंगे, 9 जुलाई तक रहेंगे। और चंद्रदेव 24 जून को अस्त होंगे, जब 26 जून तक रहेंगे। इस प्रकार ये रहे ग्रहों के गोचर तालिका जून 2025 का। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी हो। अभी तक हमने जिक्र किया पंचांग पर और ग्रहों के गोचर पर। अब हम आपको ले आए हैं दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति में। यहाँ हम देखते हैं चंद्रमा जन्म पत्रिका में जो उनके नक्षत्र स्वामी हैं, उनके समूह से
नक्षत्र जो है, नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल दे रहे हैं आज के चंद्रमा के गोचर पर। तो यह पद्धति नवतारा चक्र पद्धति कहलाती है और उसी पर आधारित आधारित है, चूंकि चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है इसे, इसलिए इसे ताराबलम कहते हैं। यानी चंद्रमा की तारा किस तारा में है और आपका जन्म किस तारा में है, दोनों का मिलान क्या बता रहे हैं, ताराबल कैसा है, इसे ताराबल में कहते हैं। नव तारा चक्र, ताराबल केवल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है। नव तारा चक्र जातक के पूरे जीवन काल के बारे में बताता है कि कौन सी दशा महादशा शुभ फलदायी होगी, अशुभ फलदायी होगी, पीड़ा का इंटेंसिटी क्या होगा, अशुभता की इंटेंसिटी क्या होगी, आपके संपर्क में आने वाले विभिन्न जातक आपके लिए कितना किस हद तक मददगारक हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं, और आप किस जातक के लिए किस हद तक मददगार हो सकते हैं। साथ ही साथ ग्रहों में, कुंडली में बैठे ग्रह की शक्ति क्या है, देखने में हो सकता है कि वो भाग्य भाव के स्वामी हो और नक्षत्र उनका कमजोर हो, नक्षत्र परिणाम कम दे रहा हो, क्योंकि ग्रह कहीं भी बैठे हों आपके जन्म कुंडली में, वे जो प्रभाव देते हैं वे अपने नक्षत्रों के अनुसार ही देते हैं, नक्षत्र ही उनके मन होते हैं। तो भूमिका नक्षत्रों की होती है और इसी पर आधारित है नव तारा चक्र पद्धति। अद्भुत पद्धति, बिल्कुल सटीक और उपयोगी। यदि हमें मालूम हो जाए पहले से कि यह ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होगा, हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, कर्म ऐसे करेंगे कि ताकि हमारा धैर्य बना रहे और हम उस पीड़ा की अवधि को आसानी से निकाल दें। साथ ही साथ जहां सावधानी बरतनी है वहां सावधानी बरतें, चाहे रोग में, वाहन चलाते समय आदि आदि। इसके अतिरिक्त यदि हमारे लिए सुखदायक कोई परिस्थिति है, अवधि है, तो उस सुखदायक अवधि में हम ज्यादा से ज्यादा उसमें सुखता लाने के लिए विशेष कार्यों को वहीं पर निष्पादन करें। उस अवधि में जो लोग हमसे संबंध अच्छे हो सकते हैं, पार्टनरशिप उनके उन्हीं के साथ करें। यह सब नवतारा चक्र पद्धति बताता है। इसीलिए नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से नवतारा चक्र पद्धति पर वीडियो डाला है, जो आपके शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने विस्तार से बताया है सब कुछ नवतारा चक्र पद्धति पर, ग्रहों के गोचर पर, और कुछ कुंडलियां लगी उसमें भी लिया है, जिसमें खासकर आज के दिन के स्वामी बजरंगबली तथा उनके स्वामी राम भक्त, जय श्री राम और माता सीता, इन सब की कुंडली का अध्ययन किया है और आपस में नवतारा चक्र पद्धति से कैसे दोनों में शुभ संबंध बन रहे हैं, यह भी हमने दर्शाया है। यह शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और आप जरूर आप उसको देखें, शिक्षा थोड़ा सा प्राप्त करें उससे और उसका उपयोग करें अपने जीवन में, बहुत ही फायदेमंद हो। तो चलिए नवतारा चक्र पर संक्षेप में हम बता दें। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। अभी हमने बताया कि ग्रह अपने से कोई फल नहीं देते, अब वे नक्षत्रों के अनुसार देते हैं। यानी हमने आरंभ में भी बताया था, नक्षत्र समूह के स्वामी, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी। तो कुल 27 ही नक्षत्र होते हैं और कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए 27 नक्षत्रों को ऐसे श्रेणी में रखा गया, तीन तीन श्रेणी में बांटा गया, जो कि पहला से 9वां नक्षत्र तक पहले श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी। और हमारे ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा अंत में नौ बुध, ये 9वां ग्रह बने।
यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। तो ये सभी ग्रहों की क्रम संख्या इस तरह से रखी गई। अब प्रत्येक समूह में से पहला ग्रह जो बने, उनका स्वामित्व, पहला नक्षत्र जो हुआ, प्रत्येक श्रेणी में से उनका स्वामित्व पहले ग्रह को दिया गया। यानी पहला नक्षत्र, पहले जो विभिन्न श्रेणियों से बने अश्विनी पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र माघा और 19वां नक्षत्र मूला, इनका स्वामित्व पहले ग्रह से दिया गया। ये तीनों हर श्रेणी में पहला नक्षत्र थे। इसी क्रम में दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र क्रमशः भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ बने, जिनका स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र को दिया गया। और इसी क्रम संख्या में बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो बने, अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती, इनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। इस तरह से सभी ग्रहों के साथ तीन तीन नक्षत्रों को जोड़ा गया। अब फलित कैसे करते हैं, तो हमने फिर याद कीजिए, मैंने कहा था जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, याद रखेंगे, नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल हम देखते हैं। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी होते हैं, गणना हम वहां से करते हैं। पहला ग्रह वही होता है। और वहां से गणना जब आरंभ करते हैं, तो पहले याद, यहाँ एक चीज और बता दें कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपके जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी होते हैं, वहीं से आपकी महादशा भी आरंभ होती है। पिछले जन्म का मृत्यु भी उसी महादशा में हुआ करता है। इसे जन्म कुंडली जब भी देखेंगे और महादशा को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि रेसिडुअल पीरियड, पिछ शेष भाग, यानी पिछले जन्म में आपने जो भाग को भोग लिए थे, वो अगला भाग बचा हुआ है, वह आपको उसी महादशा में जन्म। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, नक्षत्र स्वामी का ग्रह जो होता है, वहां से गणना आरंभ की जाती है। और पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, शुभ और शुभ का मिश्रण दोनों होता है। तीसरा, पांचवा, सातवां, ये पीड़ादायक होता है। तीसरा ग्रह, पांचवा ग्रह और सातवां ग्रह पीड़ादायक होते हैं। उनके पीड़ा जैसे जैसे क्रम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे पीड़ा भी बढ़ती जाती है। यानी पहले से ज्यादा तीसरे में, तीसरे से ज्यादा पांचवें में, पांचवें से ज्यादा सातवें में, और सातवां जो होता है वह असह्य पीड़ा होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति का निधन भी इसी नक्षत्र में, इसी ग्रह के अधीन होता है। तो अगर ग्रह आपका भाग्य का स्वामी बैठ बन के बैठा हुआ है, किंतु नैधन्य की स्थिति में है, तो सुफल कहाँ से देगा? नवतारा चक्र यही बताता है। जन्म कुंडली का ऊपरी भाग कुछ बताता हो, जब तक ज्योतिषी इस भाग को नहीं देखे, तो ज्योतिष का सही परिणाम नहीं दे सकते। तो आप भी नवतारा चक्र पद्धति को सीख कर, उसका उपयोग कर अपना फलित खुद निकाल सकते हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा हो। वही जन्म आपका जो ग्रह होता है, जन्म ग्रह से पहला, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं, वे शुभ फलदायी होते हैं। और इसमें अगर ऐसा महादशा है इसके में, तो आप इसमें मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्य को कर शुभता को बढ़ा सकते। तो ये रहे नवतारा चक्र की बड़ी संक्षिप्त व्याख्या। हम आपको आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आज का नवतारा, आज का जो तारा बलम है वो क्या क्या है। चंद्रमा आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। वे रात्रि के, मध्य रात्रि के 0:58 तक पूर्वा फाल्गुनी में, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में। तो हम पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का रिजल्ट देखते हैं। तो जो कॉलम है उसको पकड़ते हैं और रो से हम मिलाते हैं। यदि जातक का जन्म कृतिका या उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो फिर जातक का यदि किसी जातक का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो वह पहले भाग में, यानी रात्रि के 0:58 तक अति मित्र की स्थिति में है, बहुत ही सुफलदायी है। उसके बाद जन्म की स्थिति, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी में चंद्रमा भी और उत्तरा फाल्गुनी में जातक का जन्म।
स्वाभाविक है जन्म नक्षत्र जन्म ग्रह यहीं पे। इसी तरह से यदि हम दूसरे ग्रह को देखें तो यदि जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, तो विशाखा नक्षत्र में यदि जन्म जातक का हुआ है तो पहले भाग में प्रत्ययी और दूसरे भाग में साधन, सुफलदायी। तो इस तरह से हम हर जो प्रस्तुति है, यदि सॉरी हर जातक, कोई भी जातक अपने जन्म आज के बारे में वह जान सकता है, और इसी तरह से इसी प्रकार वह जीवन में पड़ने वाले आने वाले जो दशा महादशा के फल हैं वह जान सकता है। कल कैसा दिन होगा आप अग्रिम से जान सकते हैं, और कार्यक्रम अपनी योजना उसी तरह बना सकते हैं। तो ये रहे हमारे पंचांग, दैनिक पंचांग में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होगा। अब आपको ले चलते हैं हम, अभी तक चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार फल देख रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। चलिए दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में आपको हम ले चलते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज बताना भूल गए थे कि यदि आप उपाय के तौर पर कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आज का शुभ कोई मुहूर्त है और जन्म नक्षत्र में पड़ गया है, तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें। यदि विपत में आज का मुहूर्त है तो गुड़ का दान करें। प्रत्ययी में है तो नमक का दान करें। और यदि नैधन्य में है तो उस मुहूर्त को त्याग दें। मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। यह उपाय आपके सुझाव के अनुसार हमने ढूंढा है, किंतु यह अपुष्ट है, इसका कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते। तो ये रहा हमारा पंचांग का दूसरे भाग की प्रस्तुति। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है और इसलिए वे सिंह राशि के फल पूरे अपने अवधि में देंगे, यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। तो चंद्रमा सिंह राशि में है और सिंह राशि में ये जातक, सिंह राशि में चंद्रमा के रहने की वजह से आज मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत आ रहे हैं। शेष ग्रह की राशियों के लिए, शेष ग्रहों के राशि वाले जातक सावधान रहे। शेष राशि वाले जातक सावधान रहे, क्योंकि उदाहरण स्वरूप मेष, वृषभ, कन्या, धनु, मकर, ये जातक थोड़ा सावधान रहे। यहाँ स्मरण रहे कि हम चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं, यानी चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार वही राशि आपका होता है और उसी राशि के अनुसार यह फलित है। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम आपको ले चलते हैं अपने चौथे भाग की प्रस्तुति में, जो जन्म पत्रिका में, सॉरी, जो जिसे चौघड़िया कहते हैं, यह शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त को भी दर्शाता है और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसको उसका उपयोग किया जाता है। वह कार्य पूजा पाठ हो या कोई नया काम हम आरंभ करने जा रहे हो, तब भी हम चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई जातक उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम शुभ कार्य को करने के लिए, उसमें शुभता प्राप्त करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने चौघड़िया पर अलग अलग प्रस्तुति डाली है, आप उसे जरूर देखें और लाभान्वित। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के, किंतु 7 सप्ताह के दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि में होता है, आरंभ में होता है, वही अंत में भी होता है। इस प्रकार 7 चौघड़िया बने। सातों चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध हुआ और सभी साप्ताहिक दिनों का
स्वामित्व, 7 विभिन्न ग्रह होते हैं। और फलित आमतौर पर जो नाम दिया गया है उसके अनुसार होता है, किंतु विशेष जो उपयोगी है, उपयोगिता है इसके विशेष कार्यों के लिए अलग अलग उद्देश्य यहाँ लिखे गए हैं, वर्णित है, उसी के अनुसार कार्य होते हैं। जैसे आज मंगलवार है, तो आज का जो चौघड़िया है वह मंगल चौघड़िया से शुरू आरंभ होगा, यानी रोग चौघड़िया से आरंभ होगा, जो मंगलवार से संबंध रखता है। यह देखने में क्रूर और निष्ठकारी है, कोई शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध में शत्रु को हराने के लिए इसका उपयोग उपयोग होता है। और वह युद्ध केवल रण क्षेत्र में नहीं होता, जीवन के मोड़ पर भी, विभिन्न मोड़ पर भी होता है। जैसे कंपटीशन, किसी परीक्षा में पास करने के हेतु जो बाकी व्यक्ति हैं वे आपके दुश्मनी हो, तो शत्रु को हराने के लिए यह उपयुक्त है। तो इस तरह से यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, जो चौघड़िया की उपयोगिता आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, इसका उपयोग करें। हमारे वीडियो को देखकर इसका उपयोग, इसकी उपयोगिता को जानने और समझने की कोशिश करें, और फिर इसका उपयोग कर अपने जीवन में शुभता ज्यादा लाएं और अशुभता को नगण्य करें। आज का चौघड़िया देखते हैं। तो आज का चौघड़िया, रोग, चूंकि मंगलवार है इसलिए रोग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। वहीं रात्रि का चौघड़िया काल चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, काल चौघड़िया से ही समाप्त हो रहा है। यहाँ यह बताते चले कि यदि दिन में चौघड़ जो चूही चौघड़िया होता है, अक्सर यह वार वेला, काल वेला या राहु काल से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। यदि वह अशुभता से यदि व्याप्त हो तो वैसे चौघड़िया को छोड़ देना चाहिए। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज का चौघड़िया रोग चौघड़िया से आरंभ है, उद्वेग चौघड़िया, काल चौघड़िया, शुभ चौघड़िया जो है क्रमशः वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया उस वह काल रात्रि से ग्रसित। तो ये हुई बात कि आज का चौघड़िया आपके सामने प्रस्तुत। आप शुभता लाए अपने कर्म पर कर, और इसमें ज्यादा से ज्यादा शुभता लाए अपने जीवन में, और नगण्य करें अपने अशुभता की स्थिति। तो चलिए अगले भाग में आपको ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष पिछले भागों में हम प्रस्तुत करके बता चुके हैं। यह एकल अंक पर कार्य करता है, 1 से 9 अंक ही इसमें प्रयुक्त होते हैं। शून्य को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। साथ ही साथ जब भी हमें अंकों का समूह मिलता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है, और तब हम देखते हैं। चूंकि और ऐसा भी स्थिति होती है कि जब हमें कोई शब्द मिलते हैं तो शब्द के अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, और सब उसी अंकीय मूल्य से शब्द को अंकों में परिवर्तित कर फिर एकल अंक में परिवर्तित कर हम विवेचना कर। तो आज का तिथि, चूंकि जन्म तिथि का जो तिथि होता है उसमें जन्म तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं, तिथि का जो योग होता है वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और जो भाग्यांक का 3, 6, 25 यानी वर्ष का जन्म तिथि माह और वर्ष का जो योग होता है उसका एक अंक बनता है, वह भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। जीवन में भाग जो ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल आपस में रहने से जीवन स्ट्रगल के बिना चलता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें मूलांक और भाग्यांक आपस में अच्छे तालमेल वाले मिल गए, लेकिन कुछ अंक हम ऐसे ले आए तो अपने दैनिक जीवन में जो हमारे लिए स्ट्रगल ले आए। तो अंक ज्योतिष आपको यही बताता है कौन से अंक आपके लिए शुभकारी हैं, कौन से अंक आपके लिए अशुभकारी हैं। ध्यान रहे उन अशुभ अंकों को प्रयोग न करें, नहीं तो समस्या आपके लिए हो सकती है, वो समस्या किसी प्रकार की भी हो सकती है। तो आज का जो भाग्यांक है 9 है, और 9 का भाग्यांक का संबंध विभिन्न जातकों से, यानी विभिन्न मूलांक वाले जातकों से कैसा होगा यह देखने का प्रयास करते हैं। यही आज के दिन की शुभता का परिणाम है। तो 1, 10, 19, 28 को जो जन्मे जातक हैं
मूलांक एक होता है सूर्यदेव जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। एक और पांच नौ नौ का संबंध मित्रता का होता है, क्योंकि एक राजा है दूसरे सेनापति, दोनों का आपस में चिड़ोत होता है, सामंजस्य होता है, तभी प्रजा सुरक्षित रहती है। इसलिए राजा को, जो सेनापति है उससे, और सेनापति भी राजा के आदेश पर ही काम करता है। इसलिए सफलता का दर 100% सुपर सक्सेस। 2 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 2, 11, 20, 29 तारीख को, दो मूलांक बनता है किसी भी माह का जन्म में, जहां तक वो 2, 11, 20, 29 को जन्मे हो। चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम उतना अच्छा होने की संभावना नहीं है। दोनों का संबंध शत्रुता का, स्ट्रगल हो सकता है, असंतोष हो सकता है, और वैवाहिक जीवन में कुछ खटास आ सकती है। 30% सफलता का दर है। 3 मूलांक वाले, 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म तिथि है, 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव का स्वामी है। 3, 9 का संबंध शत्रुता का, 40 से 50% सफलता का दर होता है। यदि जातक एजुकेशन, हीलिंग या टीचिंग से संबद्ध हो तो सफलता के दर थोड़े बढ़ सकते हैं। 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म तिथि है, 4 मूलांक होता है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं। 4 और 9 का संबंध अति शत्रुता का, फैटल, 2 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का दर है, होने की संभावना है। स्ट्रगल आज के होंगे। स्मॉल सर्जरी या हार्ट, जो वाहन चलाते समय चोट चपेट से दूर रहें, ऐसा हो सकता है। तो और सर्जरी आज नहीं करें। जो जहाँ तक सर्जरी में इन्वॉल्व है थोड़ा सावधान रहें, शुरुता के संकेत बढ़ सकते हैं। 5, 14, 23 जिनकी जन्मतिथि है, 5 मूलांक होता है, बुधदेव जिनके स्वामी होते हैं। दिन सामान्य गुड अच्छा होने की संभावना है। 5 और 9 का संबंध तटस्थता का, 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता के दर हैं। और जातक यदि मनी, फाइनेंस या बैंकिंग से संबंध रखता है तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 तारीख को जिनका जन्म है, 6 मूलांक है, 6, 9 का संबंध तटस्थता का, 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का दर होने की संभावना है। मीडिया, शो ऑफ आदि में बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं, जहाँ तक यदि आज कोई इन्वॉल्व है। साथ ही साथ शो ऑफ में ही उनको सुख होगा, किंतु सावधान रहे कंट्रोवर्सी या स्कैंडल से, कहीं आपको इसमें लाग लपेट में किसी कंट्रोवर्सी में न पड़ जाए। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्म तिथि होता है, 7 मूलांक, 7 ये होता है इनका मूलांक। केतु देव इनके स्वामी होते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। तटस्थता होता है, 7, 9 का संबंध, 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 60% सफलता का दर होने की संभावना है। और जो ऑकल्ट या हीलिंग टीचिंग से संबंध रख रहे हो अपने पेशा को, तो उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है, सफलता के दर बढ़ सकते हैं। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 जिनका जन्म तिथि है, 8 जिनका मूलांक बनता है, शनिदेव जिनके स्वामी बनते हैं। 8 और 9 का संबंध तटस्थता का, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। लॉ या आर्मी से संबंध हो तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक, 9 मूलांक वाले, मंगल देव जी के स्वामी हैं। सावधानी जरूरी है, क्योंकि 9 का संबंध अपनी शत्रुता का, आपस में 1 स्टार मिल रहे हैं। तो 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। चूंकि 9 एग्रेशन का है, ऊर्जा का है, क्रोध का है, और 2, 9 अंक का हिलना बताता है कि हम किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एग्रेशन बहुत ज्यादा लेवल होगा। इसलिए एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। प्रोफेशनली सफलता नहीं भी मिल सकती है, मिल भी सकती है, सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। हम आपको बताते चलें कि यदि आपका जन्म किसी भी माह में आज हुआ है तो अलग से प्रस्तुति की जा रही है कि आज 3 जिनका जन्म तिथि है उनका जो है, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कैसे है, उसका क्या सावधानी होना चाहिए, हमने अलग से वीडियो प्रकाशित किया है। चलिए, आपसे हम विदा लेते हैं। इसके पूर्व आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।
जो फिर पुनः बता दें, छवि जितनी भी है गूगल से ली गई है, डेटा दृक्स पंचांग से लिए गए हैं, और यह आपको यूट्यूब के सौजन्य से आप तक हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों परिजनों तथा दोस्तों के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी सार्थकता आ सके, उनके अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फीडबैक के इंतजार में, जो कि हमारे प्रस्तुति को और उपयोगी बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, तो ये कि इसका इंतजार रहेगा। चलिए आज हम यही विराम लेते हैं। जय श्री राम। जय हनुमान।